जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज रॉक क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि क्या चल रहा है इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के एक बहुत बड़े स्टार्टअप के अंदर, जिसकी वैल्यूएशन जो है वो $22 बिलियन को छू चुकी थी। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि $1 बिलियन लगभग 8,000 करोड़ के आसपास होता है। तो $22 बिलियन की वैल्यूएशन जरा आप लोग निकाल के मुझे बताइएगा कि कितनी होती है। और इसमें हम लोग काफी डिटेल में जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या चल रहा है स्टार्टअप के अंदर। आई होप स्टार्टअप का नाम आपको पता चल गया होगा, बायजूस। और बहुत लोग पहले इसके कस्टमर इससे परेशान थे, फिर इसके लेंडर इससे परेशान है, अब इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इससे परेशान है, एंड हम बात करने वाले इनके ऑडिटर्स की जो इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और जिन्होंने दे दिया है रेजिग्नेशन। यस, आपने सही सुना, रेजिग्नेशन जो है उनका आ चुका है और मैं आपको वही दिखाने वाला हूं। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक रखते हैं 1000 लाइक्स का, और सबके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारी नॉलेज जो है आपको मिलने वाली है। स्पीड आप लोगों को कम या ज्यादा लगे तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मैंने बहुत सारे एसेज और बहुत सारे सेक्शंस जो है यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब देख लेते हैं रेजिग्नेशन लेटर में लिखा क्या है। तो हमारे ऑडिटर बाबू का पहले आप लोग नाम पढ़ सकते हैं कि ऑडिटर कौन है इस कंपनी के, डेलॉयट, राइट। जून 22, 2023 की ये बात है। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो तारीख है 23 जून 2023, राइट। अब जरा बात करते हैं कि बोर्ड जो एड्रेस हुआ है, ये लेटर, रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस किया गया है। ये एड्रेस किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और कंपनी का नाम आप नीचे देखेंगे थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड है। थिंकिंग ब्रिज नहीं है भाई, वो हमारी कंपनी है। थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड है। थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे क्यों है, बायजूस क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रांड का नेम अलग हो सकता है और कंपनी का नाम जो है बिल्कुल अलग हो सकता है। कितने प्यार से लिखा गया, डियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वी हैड बीन अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी to hold the office from the conclusion of the 9th AGM till the conclusion of the 14th AGM। हम सबको पता है एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, जब कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होता है तो उसका पीरियड कितना रहता है। अगर फर्स्ट एजीएम पे अपॉइंट हुआ है तो फर्स्ट एजीएम से लेकर टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th मीटिंग, राइट। तो आप लोग ये बात समझ सकते हैं, यहां से आपको मैं कॉन्सेप्चुअली भी कनेक्ट करके चल रहा हूं कि सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 बोलता है कि ऑडिटर एक बार अपॉइंट होगा तो वो 5 साल के लिए जो है वो एक बारी में अपॉइंट किया जाता है। ओके, इन्होंने भी लिखा है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years कमेंसिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर दिस टू फाइनेंशियल ईयर दिस। वी रेफर टू अवर ईमेल। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वी रेफर टू अवर ईमेल डेटेड September 30, 2022 एंड November 5, 2022 एड्रेस टू मिस्टर बायजू रविंद्रन। मैनेजमेंट को जो है कम्युनिकेट करा जा रहा है, मैनेजमेंट से जो है वो कम्युनिकेट किया जा रहा है किस बात को लेके, विद अ कॉपी टू अदर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अवर ईमेल डेटेड दिस एंड अवर लेटर डेटेड दिस एड्रेस टू यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022। साफ साफ बोल रहे हैं, हमने आपसे कितनी बार कम्युनिकेट किया। अब ऑडिटर ने क्या इन कम्युनिकेशन की कॉपी अपने पास रखी होगी? आंसर इज यस। तो वो हो गया आपका एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, राइट। अच्छा, नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड दिस आर लॉन्ग डिलेड। अब ये कारण बता रहे हैं भैया, 31 मार्च 2022 कब का जा चुका है और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉन्ग डिलेड है। इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 2013 द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022 वर ड्यू टू बी लेड बिफोर द शेयर होल्डर्स इन एजीएम बाय 30 September 22। तो भाई साहब, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको जो है क्या कर देना चाहिए था, आपको जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के पास पहुंचा देने चाहिए थे, बेसिकली एजीएम में जो उनको दिखा देने चाहिए थे 30 September 2022 तक। आगे देखें, We have also not received any communication on the resolution of the audit report modification in respect of the year ended 31 मार्च 2021। हमने पिछले साल भी आपके रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन करी थी। वीडियो पूरी देखिएगा, भी बहुत मजा आने वाला है। मैंने पूरा माल निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे, सारे ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा इसी से। हमने पिछली बार भी आपकी रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन करी थी एज पर एस 705, हमें उनका भी अभी तक जो है कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला है। ओके, status of audit readiness of the financial statement and underlying books and records for the year ended this and we have not been able to commence the audit as on date। लो भाई लो, अभी तक ये ऑडिट ही शुरू नहीं कर पाए। 2023 आ गया है, 31 मार्च 2022 का ऑडिट शुरू नहीं कर पाए, जिसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 सितंबर 2022 तक जो है वो रख देने चाहिए थे। एज अ रिजल्ट देयर विल बी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द एबिलिटी टू प्लान, डिजाइन, परफॉर्म, कंप्लीट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। यानी कि हम लोग ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे 200 के 2 पार्ट होते हैं, उया कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, राइट। तो वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कासा, वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कंडक्ट द ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। इन व्यू ऑफ द अफोरसेड, वी आर टेंडरिंग अवर रेजिग्नेशन एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी विद इमीडिएट इफेक्ट। वी थैंक द मैनेजमेंट and other staff members of the company for cooperation extended to us during the tenure as an auditor of the company। yours faithfully। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को मिल गया है फर्म का नाम, फर्म के नाम के साथ साथ फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर का नाम और साथ साथ में मेंबरशिप नंबर। आइए, एंड यस
टेक्निकल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आइए अब जरा आगे चलते हैं। सेक्शन 139 तो मैंने आपको पढ़ा दिया। क्योंकि अब ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो हमारे पास एक सेक्शन और प्ले में आ जाता है, सेक्शन नंबर 140, और सेक्शन नंबर 140 का भी सबसेक्शन 2, क्योंकि रेजिग्नेशन की बात हो रही है तो वहां पर रूल 8 पढ़ना पड़ेगा, साथ में फॉर्म ADT 3 जो है आपका जाता है। तो 140 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि आपको रेजिग्नेशन अगर आपने दिया है तो आपको ADT 3 फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। आपको कंपनी को देना है और रजिस्ट्रार को देना है, और अगर गवर्नमेंट कंपनी होती तो CAG को भी देना था, जिसमें आप रीजन बताएंगे और अदर फैक्ट्स बताएंगे एज मे रेलेवेंट टू द रेजोल्यूशन। अब आप बोलोगे सर ये रिजाइन क्यों कर रहे हैं, तो मैंने आपको ऐसे 240 का भी एक एक्सट्रैक्ट दिया है और मैं आपको ऐसे 705 का भी एक एक्सट्रैक्ट दूंगा। ऐसे 240 में क्या लिखा है, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, राइट। ऑल्दो इस लेट मी जस्ट क्लैरिफाई कि यहाँ पे रेजिग्नेशन में कोई भी फ्रॉड की बात नहीं हुई है, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसे 240 भी आपको जो एक मौका देता है कि आप लोग रिजाइन कर सकते हैं। कब, अगर आपके पास मिसस्टेटमेंट है और उस मिसस्टेटमेंट से फ्रॉड हो रहा है या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड है। मैं फिर से एक बार क्लैरिफाई कर दूं, ये केस डेलॉयट ने यहाँ पे नहीं बोला है, मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो यहाँ पे भी विड्रॉल की जो है बात की गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताई गई है, सबसे पहले ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में, इंक्लूडिंग वेदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर टू रिपोर्ट टू द पर्सन जिन्होंने उसकी अपॉइंटमेंट की थी, और साथ साथ में वो विड्रॉल भी करता है इफ इट इज एप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, और विड्रॉल अगर पॉसिबल है तो ही शुड विड्रॉ। ये तो हो गई फ्रॉड वाली बात। अब जरा मैं आपको बता दूं कौन कौन से स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर केस स्टडी में। ऐसे 200 उय्या कासा में मैंने आपको कासा तो बता ही दिया, और साथ साथ में आपको अगर याद हो तो ऐसे 200 में एक प्रीमाइसिस भी होता है या प्रीमिसेस बोल लीजिए, जो ऐसे 210 में भी होता है, प्री कंडीशन फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट, राइट, जिसमें FRF मस्ट बी एक्सेप्टेबल एंड मैनेजमेंट जानती है और मानती है अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस बात की, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल व्हिच विल एनेबल द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट in accordance with applicable financial reporting framework and to provide the auditor with access of all information, additional information as requested by the auditor and unrestricted access to those within the entity from whom auditor determines it necessary to audit evidence। तो यहां पे वो जो प्रमाइस है वो ही फेल हो रहा है। Why? Because मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं दे रही है, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, है ना। तो याद रखिएगा ऐसे 200 और 210 का जो प्री कंडीशन है और 200 का जो प्रमाइस है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। देन साथ साथ में न्यू ऑडिटर कौन अपॉइंट किए गए हैं, न्यू ऑडिटर अपॉइंट किए गए BDO, इनकी बात करेंगे अभी के लिए। न्यू ऑडिटर को कौन कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे, SA 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, और क्या फॉलो करना पड़ेगा, SA 220 में जो गाइडलाइंस दे रखी हैं एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप को लेकर वो, एंड ऑब्वियसली SQC 1 में भी इन्होंने अपनी कोई क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी बना रखी होगी, वो भी जो है फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसे 210 भी फॉलो करना पड़ेगा, क्यों, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो आप ऑडिट को तभी एक्सेप्ट या कंटिन्यू कर सकते हैं जब क्या हो जाए, बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्री हो जाए। बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कैसे एग्री होता है, जब कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है मैनेजमेंट और TCWG और ऑडिटर के बीच में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेके, और साथ साथ में प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट। प्री कंडीशंस में आपको पहले ही बता चुका हूं। देन बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की, यानी कि ICAI का जो कोड ऑफ एथिक्स है वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगी। तो नए वाले ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, क्लॉज 8 ऑफ शेड्यूल 1 पार्ट 1 जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, यानी उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पुराने ऑडिटर से। देखिए अदरवाइज उनको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा इफ ही एक्सेप्ट अ पोजीशन ऑफ एज ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग। यानी कि BDO वाले अब क्या करेंगे, अब BDO वाले डिलॉयट वालों को चिट्ठी लिखेंगे कि भैया क्यों जा रहे हो, राइट। हम लोग रीजंस जानना चाहते हैं। रीजंस क्यों जानना चाहते हैं, इट इज अ सेफगार्ड इन सेल्फ इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंडिपेंडेंस। अभी रुकिए, अभी तो बहुत कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। क्या प्लानिंग में भी कोई चेंज आएगा, आंसर इज यस। ऐसे 300 स्पेसिफिकली एक सेक्शन बना के बोलता है कि इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट BDO को क्या क्या करना पड़ेगा, BDO हैज टू एक्सपैंड द प्लानिंग एक्टिविटीज। वाई, क्योंकि भाई साहब BDO के पास वो पुराना एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं है जो जनरली एक रेकरिंग ऑडिट के केस में अवेलेबल होता है। इज दैट क्लियर, बोल दीजिए। और यहां पे भी 220 के उन प्रोसेस को रेफर किया गया है। अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, ये देखिए। वापस आते हैं डिलॉयट के ऊपर, तो डिलॉयट को SS 705 का ये पैराग्राफ भी जो है बहुत हेल्प करेगा। जरा ध्यान से देखिए, अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद ऑडिटर को पता लगता है कि मैनेजमेंट ने स्कोप ऑफ ऑडिट पे कोई लिमिटेशन लगाई है, और ऑडिटर को लगता है कि भाई साहब उसको अब जो है कोई अपना मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, तो ऑडिटर को वो लिमिटेशन रिमूव करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना देना एक लिमिटेशन ऑन स्कोप ही, मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे भी विड्रॉल की फैसिलिटी जो है वो दे रखी है। ये हो गया SS 705। अब जरा बात करते हैं फिर से BDO की। मैंने बोला था 220 के प्रोसेस जो है फॉलो करने पड़ेंगे एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस के, तो उन्हें इंटीग्रिटी देखनी
देखनी पड़ेगी प्रिंसिपल ओनर्स की, राइट। यहाँ पे वीडियो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले इंटीग्रिटी देखेगा प्रिंसिपल ओनर की। प्रिंसिपल ओनर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बाइजू रविंद्रन और उनकी वाइफ जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रिंसिपल ओनर है। अच्छा जी, देन अब वीडियो को ये देखना पड़ेगा कि भाई उनके पास कॉम्पिटेंट टीम है या नहीं, और साथ में उनकी फर्म रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करती है या नहीं। मुझे पता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, बट जो ऑडिट में इंटरेस्ट रखते हैं वो जरूर देख रहे होंगे अभी तक। और साथ में उसको ध्यान रखना है कोई ऐसे मुद्दे तो नहीं है करंट या प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट में जिनका इंप्लीकेशन हो सकता है उनके कॉन्टिन्यूइंग रिलेशनशिप पे, राइट। तो ये पॉइंट इनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑडिट ये करने जा रहे हैं। नाउ एक चीज जरा और देख लीजिएगा, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। ये भी वीडियो को ध्यान में रखना चाहिए। ये है 210 ऐसे 210 में लिखा हुआ है कि अगर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही आपके ऊपर जो है लिमिटेशन लगाई जा रही है जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डिस्क्लेम एन ओपिनियन, तो ऑडिटर को ऐसा लिमिटेड एंगेजमेंट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। तो आपका SQC1 220 210 की सारी रिक्वायरमेंट जो है वीडियो को चेक करनी पड़ेगी। अब SA510 की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, किस बात को लेकर और ये क्यों एप्लीकेबल होगी, क्योंकि याद रखिए पिछली बार डेलॉयट ऑडिटर था, अगर डेलॉयट ऑडिटर था और डेलॉयट ने जो है रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन भी की थी, तो अब यहां पे SA510 के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, प्रीडिसेसर ऑडिटर यानी कि डेलॉयट का जो डेलॉयट था उसका जो ओपिनियन था रिगार्डिंग द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडेड अ मॉडिफिकेशन, उसके अंदर मॉडिफिकेशन थी जो आज भी रेलेवेंट है क्योंकि उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। मटीरियल है टू द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर यानी कि BDO शेल मॉडिफाई द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद SS 705 एंड SS 710। तो यहां पे अगर भाई साहब जो डेलॉयट ने मॉडिफिकेशन की थी अगर आज वो रेलेवेंट है और मटेरियल है करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो BDO को भी जो है वो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। लीजिए, तो ये थी कुछ बातें जो मैं आपको दिखाना चाहता था, समझाना चाहता था इस पर्टिकुलर केस स्टडी के रिस्पेक्ट में। हमने कितने सारे एसेस रेफर कर दिए, 200, 210, 220, 230, 240 मैंने क्लैरिफाई भी किया कि यहाँ पे एप्लीकेबल होता हुआ एज सच डायरेक्टली एप्लीकेबल होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि फ्रॉड की कोई भी बात यहाँ पे नहीं की गई है, राइट। उसी के साथ साथ मैंने आपको दिखाया यहाँ पे आपको आपका SS 705 की इंप्लीकेशन, SA 510 की इंप्लीकेशन, और हमने दोनों के एंगल से जो है वो डिस्कस किया है, इनकमिंग ऑडिटर एंड आउटगोइंग ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। वीडियो को एंजॉय किया तो सबके साथ शेयर कर दीजिएगा और ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑडिटिंग की क्लासेस चाहे CA इंटर हो या CA फाइनल हो, हम लोग बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं आपको कम से कम प्राइस पे, तो एक बार जरूर edu91.org पे जाके CA इंटर और CA फाइनल की ऑडिट की क्लासेस को चेकआउट कर लीजिएगा, राइट। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।